असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई, देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद सोल्जर्स। क्या हाल चाल है? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं आपकी तैयारी बेहतरीन ही नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन चल रही है, जिसको सुपर बोलते हैं। और जिन लोगों की नहीं चल रही, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैंने बोला बेहतरीन चल रही है, एक बच्चे की थॉट प्रोसेस चलती है, नहीं सर नहीं चल रही। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं चल रही, तो वो फिर सही होने वाली भी नहीं है। जिसकी अच्छी नहीं भी चल रही है, वो हमेशा थॉट प्रोसेस ये लगे कि हाँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी उसको अच्छे से कर लूंगा। पॉजिटिव माइंड सेट रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो टाइमिंग चल रहा है, फरवरी स्टार्ट होने वाला है, मतलब हो चुका है। और इस केस में अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी की साइड लेके जा रहे हो, तो धीरे 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 नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप नेगेटिविटी के पूरे तरीके से चपेट में आ चुके हो और आप एक साल बर्बाद कर चुके हो। तो बेटर क्या है, हर दिन पॉजिटिव माइंड सेट से 1% इंप्रूवमेंट हर दिन करें। छोटे छोटे स्टेप्स लें। बूंद बूंद करके सागर बनता है। तो छोटे छोटे स्टेप लेकर के ही आपकी नीट की प्रिपरेशन एक बुलंदी पे पहुंचेगी। इसलिए अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस ना करें। अपने आप को एनर्जाइज करें, अपने आप माइंड सेट करें। थोड़ी अपने आप से बातें किया करें। अपने आप से बातें करने का मतलब है हर दिन कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें अपनाएं। फिर भी अगर कोई नेगेटिविटी आती है, तो बिल्कुल मेरे से कनेक्टेड रहें, बातें करते रहें, आप कमेंट्स डालते रहें। आपके कमेंट्स मैं ज़रूर ज़रूर पढ़ता हूँ। और अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे कनेक्टेड रह सकूँ टाइम टू टाइम। एक दो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। जिन लोगों के बच्चों के पास टेस्ट सीरीज का अभाव है, तो अपना खुद का जो आपके लिए मैंने एक वेबसाइट रेडी करवाई है, दैट इज़ testseries.vcakota.com। वहाँ पर आप नीट का एक टेस्ट 1 रुपये की कॉस्टिंग पे दे सकते हो। बिल्कुल नेट लेवल के टेस्ट हैं, करें उसको, सही है। एंड सेकेंड वन, बात रही कंटेंट की, वो मैं आपको धीरे धीरे कवर करता जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखा था रे ऑप्टिक्स वन शॉट, और आज अपना जो डिस्कशन है दैट इज वेव ऑप्टिक्स वन शॉट। एंड रे ऑप्टिक्स में मैंने बच्चों का जो प्यार मिला, आप लोगों ने जो प्यार दिया, उससे मेरे को लग रहा है बच्चों को उस टॉपिक की कितनी ज़रूरत थी। और जब ये इस तरह के प्यार भरे कमेंट्स आते हैं, तो मेरे को भी अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बच्चों के काम आ रहा है। कई बार ये होता है कि क्योंकि जब स्क्रीन के इस साइड होते हैं, तो उधर वाली दुनिया का क्या है पता नहीं हो रहा होता। लेकिन बच्चों की जब कमेंट से पता चलता है कि यस डेफिनेटली माई स्टूडेंट्स गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माई वर्क, तो दैट इज रियली वेरी, यू कैन से प्लेजर मोमेंट फॉर मी। तो डेफिनेटली आप भी प्रयास करते रहे। एंड एक जो बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ऐसा नहीं है, आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। लेकिन यार बात ये है कि प्योर हिंदी में मेरे हिसाब से वीडियो बनाने का कोई पर्पज जाता नहीं है। रीजन कि अपनी लैंग्वेज तो हिंदी है, इसमें आपको पता हिंदी में ही बातें हो रही हैं, कोई ऐसा प्योर इंग्लिश की बातें नहीं है। और क्वेश्चंस में इतनी टर्मिनोलॉजी तो आपको थोड़ी बहुत पता ही होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश जो आप थोड़ी बहुत नहीं भी आ रही है, तो पता करोगे तो आपकी वो चीज़ काम आनी है। लॉन्ग टर्म गेन के लिए लेके चलो उसको। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश मेरे हिसाब से दोनों के लिए दिस इज मोर देन सफिशियंट, अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो अपने आज आप ये कह सकते हो पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स वन शॉट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेव ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से बिल्कुल कंफर्म है कि क्वेश्चंस कहां से आना है, आप भी जानते हैं। यस, बताएं जल्दी से, डालें कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, विच वन, वाईडीएससी से तो आना ही आना है सर। एक क्वेश्चन वाईडीएससी का आना ही आना है, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हाँ, कई बार वाईडीएससी का सिंगल स्लिट के साथ कंबाइंड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसको भी वाईडीएससी काउंट करेंगे। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कहां से है? पोलराइजेशन। तीसरे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कहां से है? ब्रूस्टर एंगल। तो दो क्वेश्चन तो आने ही है, कई बार तीन भी आ जाते हैं। तो अच्छी बात यह है, यहां से मार्क्स लेने बड़े सिंपल है। और मैंने आपको जैसे वादा किया था, पहले हम वही चीज कवर कर रहे हैं जहां से मार्क्स लेने बहुत ही सिंपल है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वेव ऑप्टिक्स में। अपने आज के लेक्चर का जो प्लानिंग रहेगी कुछ इस तरह रहेगी। पहले मैं आपको इसकी सारी कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसे ऐसे कंसेप्ट से ये क्वेश्चंस बनेंगे।
और फिर इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप हो जाएं रेडी, करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल, हाँ, एंड हताश रहना नहीं है बिल्कुल भी। तो किस लिए हताश है जब वीएस सर तेरे साथ है। करते हैं स्टार्ट, हो जाएं रेडी। तो देखो बेटा, ध्यान दो, अपनी बातें चल रही है किसकी, वेव ऑप्टिक्स की। अब मेरे को ये बताइए, वेव ऑप्टिक्स में आपको पहले जो दो तीन चीजें बेसिक से बेसिक्स में आपको जरूरत है कवर करने की, शायद मैं अगर ऐसा लिखूं, ये कोई लाइट सोर्स है। देखो ध्यान से समझे, सिंपल से सिंपल कंसेप्ट में, ये सन है मान लीजिए या बल्ब है कोई, यहां से अगर कोई लाइट आ रही है तो यू नो दैट लाइट ऐसे चलती है, यस और नो। डन सर। लाइट ऐसे चलती है तो क्या एक पर्टिकुलर टाइम बाद यहां से लाइट यहां पहुंची, उसी टाइम में यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, यहां पहुंची, अगर इसका मैं एक लोकस लेता हूं इस तरह से, तो एक स्पीयर बना। आगे अगर सेम टाइम पे पार्टिकल का बोलता हूं, एक लोकस और बना। इनको बोला जाता है वेव फ्रंट। ये आप थ्योरी के पॉइंट से भी नाम याद रखो। जैसा इलेक्ट्रोस्टेट में आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा करते थे एक चार्ज की वजह से, वैसे ही यहां पर किसी पॉइंट सोर्स की वजह से जो बनते हैं वो वेव फ्रंट बनते हैं। तो वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करेंगे, वेव फ्रंट एक लोकस है किसका, सेम फेज में होने वाले पार्टिकल्स का लोकस है। अगर यही मैं कहता हूं कोई लीनियर सोर्स ले लूं, इस तरह से ट्यूबलाइट है मान लो, तो ट्यूबलाइट से लाइट आने वाली ऐसे 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 जा रही है, ऐसे जा रही है, सेम फेज पे ये है, तो कैसा बन गया, सिलेंड्रिकल बन गया। तो इनको वेव फ्रंट बोलते हैं। आपको इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, वेव फ्रंट क्या होता है ये समझना है। तो पहला पॉइंट जिन लोगों को नहीं पता ये सेट करें दिमाग में, मैं यहाँ मेंशन कर दूं, दिस इज रिगार्डिंग वेव फ्रंट। अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बनने वाला है, नोट करें। पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट बनेगा स्पेरिकल, ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। अगर लीनियर सोर्स यानी ट्यूबलाइट है तो सिलेंड्रिकल बनेगा। एक्सटेंडेड सोर्स बहुत बड़ी डिस्टेंस पे है तो क्या बन जाएगा, प्लेन बनेगा। एग्जांपल सेट करें। ये वाला पार्ट कहां से आया ये मैं आगे कवर करता हूं आपके लिए। तो आई थिंक वेव फ्रंट सबका क्लियर है। वेव फ्रंट पहले क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आज हमें इसमें पढ़ना है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस की चीजें कवर करने से पहले वेव फ्रंट आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाना चाहिए। बोलो क्लियर है, बढ़ें आगे। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें करवाना है इंटरफेरेंस। एंड इंटरफेरेंस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंटरफेरेंस पढ़ने से ही हमें वाईडीएसई समझ में आएगा। वाईडीएसई बेसिकली इंटरफेरेंस का ही एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है जो यंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो इंटरफेरेंस में भी आपको पहले क्या क्या चीज याद रखनी है। इंटरफेरेंस किसके बीच में है, दो सोर्सेज के बीच में। एक सोर्स है y1, दूसरा है y2। दोनों को अगर सुपर इम्पोज करवाएं तो क्या बन गया, इंटरफेरेंस बन गया। लेकिन सुपर इम्पोज करवाने के लिए कंडीशन अप्लाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कंडीशन, कि ये जो दोनों सोर्सेज हैं कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स। बेटा ये नाम आपके एग्जाम का फेवरेट नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोहेरेंट सोर्सेज। अब सर ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, एक छोटा सा इसमें डेफिनेशन याद रख लें। कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट वर्ड आया है सेम फेज वाले टर्म से। तो आप ये कहेंगे ये वो सोर्सेज हैं जिनका फेज जो है वो कांस्टेंट रहता है, जिनका फेज डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ बदलता नहीं है, वो होते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। थ्योरी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो एम्स में पूछा जा चुका है, क्या दो अलग अलग सोर्सेज कोहेरेंट हो सकते हैं, नहीं, नेवर नेवर नेवर। तो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन करने के लिए हमें एक सिंगल सोर्स चाहिए। वो सिंगल सोर्स ऐसे है कि देखो ये कोई भी लाइट सोर्स है, बिल्कुल सर। इसको हमें दो सोर्सेज बनाने हैं तो क्या करें, एक इस तरह का कोई स्लिट लेते हैं, इस स्लिट में दो होल कर दिए इस तरह से S1 और S2। ये जो होल कर दिए तो इससे हुआ क्या, इस सर जो लाइट जाने वाली है ऐसे जाने वाली है, ये दो पार्ट में कवर हो गई, इधर भी हो गई, यहाँ भी कन्वर्ट हो गई। आपको पता है यही तो लाइट होती है। तो एक सोर्स बन गया वन, ये दो बन गया। क्या दोनों एक ही सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं, तो ये दोनों क्या हैं, कोहेरेंट सोर्स। तो मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, यस सर यहां से आप बताने वाले हो ये जो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन हुए हैं दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स,
दैट्स वाई दीज आर कोहेरेंट। और इसी पे बेस्ड है ये, एक प्रकार से मैंने डायग्राम बना दिया है YDSC ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो पहली चीज आपको कोहेरेंट सोर्स पता होनी चाहिए। कोहेरेंट सोर्स से हम क्या करेंगे, इंटरफेरेंस, यानी दोनों ये जो हैं सोर्सेज, इनकी जो वेव्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी। सुपर इम्पोज करेंगी तो वेव वाला वो टॉपिक याद रखो जो हम पढ़ भी चुके हैं, इंटरफेरेंस। तो मैं YDSC बताऊं इससे पहले वेव में जो हमने इंटरफेरेंस किया था, कौन सा वेव में इंटरफेरेंस हमने कुछ ऐसा किया था, आपको याद दिलाऊं तो सर y इक्वल टू जो दो सोर्सेज y1 प्लस y2 को सुपर इम्पोज करवाया था, तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन पे ज़्यादा नहीं जा करके इतना याद रख लो, y1 को ले लेते हैं a1 साइन ओमेगा टी, और y2 जो वेव है उसको ले लेते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई ले लूँ, कुछ भी ले सकते हो, डन। तो इनके बीच फेज डिफरेंस कितना, फाई है। तो जब इसका रिजल्टेंट ऑब्टेन करेंगे y, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बनता है, बोलो जल्दी, a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, एंड स्क्वेयर कर दूं तो क्या वेव, आपको वेक्टर वाली कंसेप्ट याद आ रही है, तो इसको अच्छे से सेट कर लें अपने नोट्स में। दिस इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी कैसे बनाते हैं, I इज प्रपोर्शनल टू ए स्क्वेयर। तो सर यहाँ से अपने पास यही फॉर्मूला कुछ ऐसा बना, ए स्क्वेयर को लिखा I, इसको लिखा I1, इसको लिखा I2। ये देखो A1, क्या इसको अंडर रूट I1 लिख दिया जाए, क्या इसको अंडर रूट I2 लिख दिया जाए, दिस इज कोस फाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों फॉर्मूले आप सबके दिमाग में सेट होने चाहिए। और यहाँ से वेव वाले पार्ट को ही वापस रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि वेव आपका बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ होता है। अगर फाई की वैल्यू 2 पाई की इंटीजर मल्टीपल है, 2 पाई इंटीजर मल्टीपल 2n पाई कर दूं, तो इस केस में ए भी क्या बनना है, मैक्सिमम बनना है। कितना बनेगा, वेक्टर के हिसाब से देख लो, ये 1 बना 2n पाई पे, कोस फाई विल बी 1, 1 बना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 से a मैक्सिमम बना। तो क्या i भी मैक्सिमम बनने वाला है, कितना बना, i1 प्लस i2 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2, तो क्या इसको अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर कर दूं, बिल्कुल सर। तो सेकंड केस क्या बनता है सर, फाई इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, पाई का ओड इंटीजर, इन दिस केस ए ये रट के रखने हैं, मिनिमम बनना है, कितना, a1 माइनस a2। तो आई भी क्या बनने वाला है, मिनिमम बनने वाला है, क्या बनेगा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 एंड इसका होल स्क्वायर। एकदम दिमाग में छाप ले, इससे शॉर्ट एंड स्वीट बातें नहीं मिलेंगी। अगर कोई बच्चा आप भी कंफ्यूज है, क्योंकि नीट का पैटर्न ये कहता है कि आप ज्यादा नॉलेज के चक्कर में ना पड़ के पॉइंट टू पॉइंट चलें, क्वेश्चंस पॉइंट टू पॉइंट आने हैं, एंड ये मेरा आपसे वादा है, जो चीज बता रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ये 15 साल के अनुभव की बातें हो रही हैं, तो इसलिए आप विश्वास कर सकते हो। स्पेशली और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर आप देख रहे हो सुन रहे हो तो बेटर है, अपना टाइम खराब करने से अच्छा है ये टाइम अपना अपना यूटिलाइज करें और मेरी बातों को ध्यान से समझें। यस और नो, ओके सर, डन। सर पढ़ें आगे। तो ये जब अपने समझ में आ जाता है तो यहां से एक चीज और समझिए कि हमें वेव का पता चल गया है सर, सॉरी, वेव का अगर पता चल गया है तो क्या मैं ये बात अब ये कह सकता हूं कि सर अपने YDSC में तो आपने ये कह ही दिया, स्टैंडर्ड चीज़ें YDSC पे चल रहा हूं, ये अपने पास कंडीशन ऐसी होती है, दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल डी आता है, ये वाला कैपिटल डी आता है, आपको ये भी पता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो सर जो यहाँ सोर्स था, इससे ये S1 और S2 दो में डिवाइड हुआ तो क्या सेंटर पे कुछ ऐसी चीज आ रही है, दिस इज सेंट्रल पार्ट, तो सेंट्रल पार्ट पे फाई को 0 लिख दूं, 0 मतलब मैक्स बनेगा यानी मैक्सिमा बनेगा। अच्छा, मैक्सिमा बनने का मतलब इसको कौन सा मैक्सिमा बोलते हैं सर, सेंटर पे बना है इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक क्लियर है सबको, बिल्कुल सर।
अच्छा, ये अगर ये बना तो अपने को पता है इसके आगे पहले कौन आएगा सर, पाई आएगा, इसके बाद कौन आएगा 2 पाई आएगा, फिर कौन आएगा 3 पाई आएगा, इसके बाद कौन आएगा 4 पाई, फेज डिफरेंस। तो इधर भी क्या सेम चलेगा, पाई 2 पाई 3 पाई। तो अपने को इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल कि सर यहाँ अगर मैक्सिमा बना तो ये क्या बनता है, मिनिमा बनता है, यहाँ क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है, यहाँ क्या बनता है, मिनिमा बनता है, यहाँ क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है। तो वाईडीएससी में इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। याद कैसे रखें सर, याद रखने के लिए पहले आपको याद होना चाहिए ये वाले फॉर्मूले सर, इंटेंसिटी ये मैक्सिमम मिनिमम, कंडीशन मैक्सिमम और मिनिमम की मैंने लिखवा दी है, ये रही। फिर भी ऐसे याद रख लो कि अपने यहाँ पे फेज डिफरेंस के साथ साथ पाथ डिफरेंस काम में आता है। तो जिन बच्चों को ये रिलेशन नहीं पता, इस तरीके से याद रखें, डेल्टा एक्स को बोलते हैं पाथ डिफरेंस, रास्ते का डिफरेंस, डिवाइडेड बाई लेमडा इक्वल टू डेल्टा फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर हमें फेज डिफरेंस पता है तो हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो क्या वाईडीएससी में अब अपने पास कंसेप्ट हो गई फर्स्ट वन, बोलो। डेल्टा फाई मैक्सिमा के लिए क्या लेते थे सर, 2n पाई। तो बोलो डेल्टा एक्स कितना ले लूं सर, उसमें वैल्यू रखेंगे तो n लेमडा बनना है। क्या इस केस में मैक्सिमा बनेगा, बिल्कुल मैक्सिमा बनेगा, तो ए भी मैक्सिमम बनेगा और आई भी मैक्सिमम बनेगी। सेकंड कंडीशन बोले डेल्टा फाई इक्वल टू अगर n पाई होता है, नहीं n पाई लिखना गलत है क्योंकि हमें ओड बनाना है, तो 2n-1 पाई लिख दें और इससे डेल्टा एक्स निकालते हैं तो दिस इज 2n-1 लेमडा बाई 2। यस और नो, ये बनता है तो क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो मिनिमा और मैक्सिमा में इंटेंसिटी कितना बनेगा, एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, वो हम पहले कर चुके हैं। सही है, आई थिंक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। तो डालें वी स्टार, डन। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में डालें, कोई भी परेशानी है माय डियर सोल्जर्स को जरूर डालें ताकि मेरे को पता चले कि मेरे जो सोल्जर्स हैं उनके साथ दिक्कतें क्या चल रही हैं। और स्ट्रेस फ्री रहा करें यार, जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी मैं जो आज देख रहा हूँ, केवल आप ही नहीं हर इंसान टेंशन में है यार। तो इसलिए टेंशन में नहीं रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, जीवन में मुस्कुराना ही जिंदगी है, जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा बेहतरीन चल सके। इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्यूचर के लिए इतने चिंतित मत हो जाओ कि यार प्रेजेंट को जीना ही भूल जाओ। नोट करें जल्दी से फास्ट। ओके सर, डन। अब देखें ये चीजें तो वेव की कवर की हैं हमने। वेव ऑप्टिक्स में अब स्पेशल क्या है, ये जो एपरेटस है बेटा, इसमें थोड़ा सा आप ढंग से देखें चीजों को, तो थोड़ा ध्यान दें और मेरी बात को ध्यान से सुने कि ये फ्रिंजेस कुछ ऐसी बनती हैं। S1 S2 सोर्सेज हैं, देखो अपने पास। हम ये कहा कि यहां से ये सेंटर में जो व्हाइट कलर है, दीज आर ब्राइट फ्रिंज। मतलब मैं अगर इनको नाम दूं, ये वाली फ्रिंज ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट। ब्लैक जो दिख रही है ये क्या है, डार्क। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन याद रहे, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस स्मॉल डी है। तो अपने जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से फ्रिंज विड्थ से। ये आपको एकदम रट के रखना है, फ्रिंज विड्थ यानी बीटा। फ्रिंज विड्थ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता लिख लें, ये तो मतलब रट के भी रख लोगे तो काम चल जाएगा। फ्रिंज विड्थ बोलो कितना, रट के ही रखें, लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। ये फ्रिंज विड्थ अच्छे से सेट कर लें। अब फ्रिंज विड्थ होती क्या है, दो लगातार फ्रिंजे, नहीं गलत बोल दिया सर, लगातार फ्रिंज मत बोलो, दो लगातार या तो डार्क फ्रिंजेज या दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। जैसे देखो इसमें दे रखा है ये बीटा, डार्क और डार्क के बीच की डिस्टेंस है, ये भी बीटा ही होगा। जैसे मैं कहूँ क्या ये डार्क और डार्क के बीच की है, ये भी कितनी है, बीटा है, ये भी कितनी है, बीटा है। अगर ब्राइट और ब्राइट के बीच की लो तो ये भी क्या है, बीटा है। ये सब डिस्टेंस यही आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में आने वाला पॉइंट है बिल्कुल। डायरेक्टली कई बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन सुने,
अगर इस apparatus को पहले एयर में है तो फ्रिंज विड्थ ये है। अब अगर किसी लिक्विड में जिसकी वेवलेंथ लेमडा है अगर इमर्ज कर दिया जाए तो बीटा बताओ। तो सिंपल है सर, लिक्विड में करेंगे तो डी नहीं बदला, ये नहीं बदला, लेमडा कितना हो जाता है, लेमडा बाई म्यू, तो कितना बन गया, बीटा बाई म्यू बन गया। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है माय डियर सोल्जर्स, ध्यान रखें। चलो उसकी बातें करेंगे एक बार, पहले मैं इसके कंसेप्ट बता दूं आपको। सेकंड कई बार बन जाता है सर फ्रिंज तो समझ में आया, तो बताओ दो फ्रिंजे कॉन्जुगेटिव चाहे डार्क या ब्राइट जो एंगल बनाती हैं सेंटर से उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, थीटा। थीटा मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो आप देखोगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो बोलो कितना बना, बीटा अपॉन रेडियस कितना है डी, बीटा की वैल्यू रख दो तो कितना बना ये, लेमडा डिवाइडेड बाई डी। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी दिमाग में सेट कर लो, एंगल की फॉर्म में जो विड्थ है दैट इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। बोलो क्लियर है यहां तक, आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, पर क्वेश्चंस मैं बाद में बनाऊं, पहले जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि हाँ सर ये तो क्लियर है, अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस करने हैं वो मैं क्वेश्चन से समझाता हूं, लेकिन सिंगल स्लिट भी मैं साथ में ही बता देता हूं, ध्यान से दें, क्योंकि अलग कोई चीज है ही नहीं उसमें। वो ऐसे है बेटा कि डबल स्लिट में जब ये चीजें हैं तो सिंगल स्लिट में केवल और केवल हमें क्या करना है, डबल स्लिट से अलावा कुछ नहीं करना, सिंगल स्लिट, क्योंकि सिंगल स्लिट में बच्चा वैसे ही कंफ्यूज रहता है, लेकिन मैं आपको वीएस ट्रिक से बताता हूँ, ये वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। इसमें ट्रिक ये है, सिंगल स्लिट मतलब ये रही, एक ही स्लिट लगानी है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ए डिस्टेंस, ये ध्यान रखना। तो मतलब वहां जो डी था उसको रिप्लेस कर दिया है किससे, ए से। वहां जो कैपिटल डी था उसको तो कैपिटल डी रखना है, लेमडा लेमडा ही रखना है। दो स्लिट की जगह कितनी आ गई, सिंगल स्लिट आ गई है। ये अपने पास स्क्रीन है, यहां सोर्स लगा दिया, बस एक डिफरेंस है, सोर्स जो अपने जो सिलेबस में दैट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, क्योंकि हाँ एक चीज ये ध्यान रख लेना, डबल स्लिट किसका डेमोन्स्ट्रेशन है, इंटरफेरेंस का, सिंगल स्लिट है डिफ्रैक्शन का। किसका है, डिफ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर नोट में सेट कर लो। डिफ्रैक्शन क्या होता है, आप तो ये मान लो परछाई बनना डिफ्रैक्शन ही तो है यार। हम खड़े होते हैं, जैसे लाइट गिर रही है मेरे पे, इधर परछाई बन रही है, तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पोर्शन को लाइट को रोक लिया, एक अपर्चर बना इसके लिए, तो ये जो परछाई बन रही है दैट इज डिफ्रैक्शन ओनली, उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। तो ज्यादा इसको आपको प्रैक्टिकली सोचने पे जाना ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचने से रिलेटेड क्वेश्चंस तो अपने आने नहीं है। तो आप तो ये देखो, हाँ सर इसमें क्या करना है वो बताइए आप। तो करना ये है कि अपने सिलेबस में कौन सा है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। सर क्या बताना चाहते हैं उससे, कि ये जो लाइट आ रही है, ये लाइट सोर्स यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रही, तो यार ये लाइट ऐसे आएगी, तिरछी आती है, तो इसको लीनियर बनाने के लिए एक यहाँ लेंस लगा देते हैं। आपको पता लाइट ऐसे आएगी तो यहाँ से ऐसे पैरेलल हो जाती है। अब यहाँ से ये डिफ्रैक्टेड बैंड होगी, इस बैंड होने को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। बैंड होने से ये कई सोर्सेज में डिवाइड हो गई, वो सोर्सेज यहाँ इंटरफेरेंस ही करेंगे और अगेन डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाएंगे। तो नया क्या हुआ सर यहाँ, वो समझे। नया ये हुआ, वहां पर डेल्टा फाई पे क्या बन रहा था जब 2n पाई लेता था, देखो वही चीज 2n पाई याद आया, और डेल्टा एक्स क्या लिया था जल्दी बताएं, एन लेमडा, क्या वहां मैक्सिमा बना था, यहाँ क्या बनेगा, मिनिमा, उल्टा कर देना है बस। अच्छा ठीक है सर, सेकंड बात करते हैं, वहां पर डेल्टा फाइव पे क्या, जब मैंने 2n-1 लेके यहां बस थोड़ा सा इतना चेंज कर रहा हूं, 2n+1 पाई ले रहा हूं, इसके पीछे कोई रीजन है बताऊंगा अभी। है तो वही चीज, माइनस भी ले सकते हो, पर प्लस लेने से तुम्हारी याद रहेगा कि सर ने ऐसा क्यों किया था, 2n+1 लेमडा बाई 2 लूं। तो इस केस में जो मैक्सिमा यहां मिनिमा बन रहा था वो क्या बनेगा, मैक्सिमा। बस आधी चीज तो ये हो गई, बीच में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। एक छोटी सी चीज और याद रखनी है, ये मैं ये समझाता हूं अभी क्या बना, कि सर बीटा क्या होता था वहां, लेमडा डी डिवाइडेड बाई, यहाँ छोटा डी कौन है, ए है। लेकिन यहाँ फ्रिंज विड्थ में एक स्पेशल चीज ये है, बाकी सारी की सारी फ्रिंज विड्थ तो यही है, लेकिन जो सेंटर पे बनती है सेंट्रल फ्रिंज विड्थ, सेंट्रल जो बनती है वो इस फ्रिंज विड्थ की डबल बनती है। बस ये रटने का काम है, कैसे बनी वो अपना काम नहीं है। फिर रिपीट करूं, सारी चीज वही है, उल्टा कर दीजिए प्रोसीजर को, जहां मिनिमा बन रहा है वहां मैक्सिमा बना दो, जहां मैक्सिमा बन रहा है वहां मिनिमा बना दो। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी सेम है, डिफरेंस एक चीज में है, बाकी फ्रिंज विड्थ तो सेम है। वहां सेंट्रल फ्रिंज विड्थ और बाकी फ्रिंज सबकी विड्थ सेम थी, लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी।
लेकिन यहां पर सेंट्रल जो है वो डबल है। आई थिंक इतना क्लियर है बिल्कुल। अब आपके लिए जो बाकी रहा ये चीज समझानी रही है, मैं थोड़ा सा आपको आगे डायग्राम से समझाऊं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो देखो ध्यान दो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक उम्मीद कर रहा हूं बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा परेशानी नहीं है यहां तक। बिल्कुल सर, ये लेमडा कैपिटल डी है ना। तो देखो, अरे सॉरी फॉर दैट, रीजन इज दैट कि यहाँ मेरे पास स्लाइड वाइट कलर में आ जाती है। देखो सिंगल स्लिट में सर ये था, आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना, ये अपने पास स्क्रीन थी। बताओ जल्दी से, वहाँ मैंने डायग्राम बनाया तो सेंटर पे ऐसे करते हैं, वही ले लेता हूँ फाई की वैल्यू। फाई जीरो था, डेल्टा फाई जीरो। इसके बाद आगे मैं ले रहा था कि सर ठीक है पाई ले लिया था, इसके बाद में 2 पाई ले लिया था, इसके बाद में 3 पाई ले लिया था, इसके बाद में फिर पाई ले लिया था। यहाँ से समझ जाओगे, 2 पाई ले लिया था, 3 पाई ले लिया था। तो बताओ आप, आपके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट याद रखें। यहाँ पर क्या बनता है, मैक्सिमा और मिनिमा। सर ये तो सेंट्रल है, हर कंडीशन में मैक्सिमा ही मैक्सिमा बनना है। अब पाई पर डबल स्लिट के लिए ओड इंटीजर पाई का जो होता था, वहां पर क्या बना करता था ओड इंटीजर पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओड इंटीजर पे बनता था क्या, हाँ देखिए, तो यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे पाई पे क्या बन रहा था, वहां पर डबल स्लिट में मिनिमा बन रहा था। डबल स्लिट में क्या बन रहा था, मिनिमा बन रहा था। ओके, तो यहाँ पर क्या बनता है सर, चलो ऐसे करते हैं, मिनिमा बना तो देते, एक बार ऐसे ही चलते हैं मिनिमा। लेकिन सर आपने तो यहाँ का, वहां मिनिमा बनता है, यहाँ मैक्सिमा बनता है सिंगल स्लिट में। तो दिक्कत ये है, पाई मिसिंग है यहाँ, क्योंकि यहाँ डबल स्लिट के लिए तो मिनिमा था, मैक्सिमा के बाद मिनिमा बनता है, लेकिन सिंगल स्लिट में मैक्सिमा के बाद बनना क्या चाहिए, मिनिमा बनना चाहिए। लेकिन आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखो यहां से समझो वापस, जिनको नहीं समझ में आया यहां से। डेल्टा फाई कितना, 2n+1। ओड इंटीजर कब आता है, मैक्सिमा पे या मिनिमा पे, मैक्सिमा पे। कि सर ओड इंटीजर पे तो मैक्सिमा बनना चाहिए, और मैक्सिमा लगातार मैक्सिमा आ ही नहीं सकता, मतलब ये होगा ही नहीं, इसीलिए 2n+1 पाई लिया है। नहीं समझ में आया सर, चलो नहीं समझ में आया बताओ। फाई इक्वल टू मैक्सिमा के केस में कितना लेते हो, यहाँ पर लेंगे सर 2n+1 पाई। 2n+1 पाई, यहाँ से वापस समझ लिए मैक्सिमा है। बताओ जल्दी से, n को जीरो लिया, चलो सेंट्रल मैक्सिमा को तो छोड़ दो, वो तो जीरो का केस अलग है। मैंने कहा n को सबसे पहले कितना ले लो, 1 ले लो। तो कितना बना, फाई इक्वल टू कितना बना, 3 पाई बना कि नहीं। 3 पाई पे क्या आएगा, फर्स्ट एन 1 लिया तो फर्स्ट मैक्सिमा। इसके बाद आप n इक्वल टू 2 लिया, क्या बना, 5 पाई। मतलब वो पाई कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एक बार पूछता हूँ, फाई इक्वल टू पाई वाईडीएसी में क्या बनता है, फाई इक्वल टू पाई वाईडीएसी में क्या बनता है, फर्स्ट मिनिमा। फाई इक्वल टू पाई यहाँ क्या बनता है, कुछ नहीं बनता। फाई इक्वल टू 3 पाई यहाँ क्या बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा। तो बोलो क्या मैं इस डायग्राम को अब ऐसे सेट करूं, अगर समझ में आ गया तो। ये चीज ऐसे हो गई सर, वापस बनाएं। सेंट्रल में क्या, मैक्सिमा, पाई को हटा दूं, आगे कौन आएगा, पाई के बाद 2 पाई, क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, यानी फर्स्ट मिनिमा। इसके बाद कौन आएगा, 3 पाई, कौन बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमा। इसके बाद कौन बनेगा, 4 पाई, 4 पाई पे उल्टा होता है, क्या बनेगा, मिनिमा, यस और नो। इसके बाद कौन आएगा, 5 पाई, कौन आएगा, सेकेंड मिनिमा, वेरी सेकेंड मिनिमा और मैक्सिमा, मैक्सिमा सॉरी मैक्सिमा। आई थिंक समझ गए होंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम की लैंग्वेज में आ गया, सिंगल स्लिट का सेकंड मिनिमा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सिंगल स्लिट का सेकंड मिनिमा बोला ना मैंने, चलो सेकंड मिनिमा पूछ लेता हूं, नहीं भी बोला तो फिर बात कर लेते हैं। सेकंड मिनिमा बोला तो आपके दिमाग में आएगा सर सिंगल स्लिट मतलब 2n पाई पे मिनिमा, 2n पाई पे मिनिमा। सेकंड मतलब n को 2 लो, तो कितना बन गया, 4 पाई। 4 पाई मतलब क्या बना, सेकंड मिनिमा। 4 पाई मतलब क्या बना, सेकंड मिनिमा, सही है। मैंने कहा सेकंड मैक्सिमा बताओ, तो तुम करोगे 2n-1, नहीं, वाईडीएसए में 2n-1 बताया था, यहां पर 2n+1 पाई। सेकंड मैक्सिमा पूछ रहे हो सर आप, n को 2 रखो तो कितना बना, 5 पाई, 5 पाई, 5 पाई। आई थिंक क्लियर है। अब जिनको फिर भी क्लियर नहीं आया, मैं एक बार फिर से सेग्रीगेट कर दूं, क्या क्या करना है बोलो जल्दी। कि सर यहाँ कॉलम बनाओ
YDAC बेटा ये इंपॉर्टेंट है, नोट में डाल लें जिनको डाउट हो रहा है। यहाँ क्या बना दूँ, सिंगल स्लिट रटने वाला जो काम है, और यही काम आएगा आपकी डायरेक्टली। बोलो जल्दी सर। डेल्टा फाई इक्वल टू, बोलो सबसे पहले, अगर 2n पाई लेते हैं या फिर डेल्टा एक्स इक्वल टू n लेमडा लेते हैं, क्या बनता है, मैक्सिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई और डेल्टा एक्स इक्वल टू n लेमडा, वहाँ पर मैक्सिमा जहाँ बनता है, यहाँ क्या बनेगा, मिनिमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। अब बात करें सेकंड वन, बोलो डेल्टा फाई इक्वल टू 2n-1 पाई और डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2, क्या बनता है, मिनिमा। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर डेल्टा फाई इक्वल टू n माइनस की जगह प्लस याद रखना है, रट के रखना है, कारण बता चुका हूँ मैं, 2n+1 पाई और डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2। इन दिस केस क्या बनना है, मैक्सिमा। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बीटा हर जगह सेम है, दैट इज लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी। यहाँ पर बीटा जो है फॉर्मूला तो यही है, बाकी जगह लेमडा डी बाई छोटे डी को क्या लिखते हैं, ए, लेकिन सेंटर में जो बनता है मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, वो इसका डबल होता है, टू बीटा इन द सेंस 2 लेमडा डी डिवाइडेड बाई ए। अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है तो आप वेव ऑप्टिक्स के सिंगल स्लिट और डबल स्लिट के क्वेश्चन तो बना दोगे। एंड सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में कई बार दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पर दो तो चलो आने मुश्किल है, लेकिन एक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, किसी भी हालत में आना ही आना है। बताओ यहां तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बस एक दो चीजें और हैं, वो कवर कर देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। सही है, मजा आ रहा है यहां तक? बिल्कुल। तो देखिए ध्यान दे, सेकंड जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोलराइजेशन। क्योंकि उसके बाद एक साथ ही क्वेश्चन कर लेंगे, पहले इसकी थ्योरी या कंसेप्ट को मैं सेट कर लेता हूँ। एक चीज और रह गई डिफरेंस में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पहले इसको करें क्योंकि इसका वेटेज अच्छा है, कि YDAC में जो भी फ्रिंजेज मिलती हैं उनकी हर जगह इंटेंसिटी सेम रहती है, मैक्सिमा और मिनिमा पे। लेकिन सिंगल स्लिट में जैसे जैसे आगे चलते हैं, ऊपर चलते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो आप थोड़ा सा ये चीज और माइंड में सेट कर लें। वहां YDAC में स्लिट्स जो हैं वो कुछ ऐसे बनती हैं, जैसे सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या स्लिट ऐसे बन रही थी, फिर मिनिमा उतनी ही विड्थ वगैरह सारी सेम रहती हैं, इस तरह का ग्राफ बनता है। ये किस में है, YDAC में। लेकिन सिंगल स्लिट में याद रखें बेटा ये, कि सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइट, इसके बाद और कम और कम और कम और कम। तो इसकी अगर जिसको याद भी रखना है तो आप ये याद रख सकते हैं, इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं आप। सेंट्रल मैक्सिमा पे अगर इंटेंसिटी आई नोट है तो फर्स्ट मैक्सिमा पे आई नोट बाई 22, हालांकि रटना नहीं है, अपने काम नहीं आने वाला है ये। उसके बाद आई नोट डिवाइडेड बाई 61। तो ये आप थोड़ा सा माइंड में ऐसे रख सकते हैं कि हाँ सर ये डिफरेंस हमें क्लियर है कि इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। एग्री यहाँ तक? बिल्कुल सर। और रटने का काम अगर मैं बताऊं, ये आपको मैं बता चुका हूं, वही फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे तो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेकिन इंटेंसिटी स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी याद रखें, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर स्लिट विड्थ। तो ये आप फॉर्मूला अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, बाकी मैं क्वेश्चंस में इसको कवर फिर करवा दूंगा एक बार। अब दो छोटे से पॉइंट और हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, एक पोलराइजेशन और सेकंड वन ब्रूस्टर एंगल। दो चीज और बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। देखो ध्यान दो आप जल्दी से, रेडी हैं सब लोग? बिल्कुल रेडी हैं सर। देखिए तो यहाँ मेरे पास ब्लैक स्लाइड कहीं दिख नहीं रही है, और आपके लिए वाइट स्लाइड ही लेनी पड़ेगी अपने को, उसको ब्लैक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। देखते हैं, कोशिश करते हैं, चलो कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा। चलो देखें एक बार, यहाँ से अगर हम चलें, नहीं
देखा, हो गया काम, सही दिख रहा है, बिल्कुल। ये अगर दिख रहा है तो शायद आगे भी यही आएगा। ओके, डन, अब काम बन जाएगा अपना। देखें, देखो, तो मेरे को आपको बताना था, पहले मैं पोलराइजेशन की बात कर लेता हूँ। पोलराइजेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके जो रिक्वायर्ड है उतना ही बता देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस चीज़ की जरूरत है आपको। पोलराइजेशन में बस आप ये याद रखें, पोलराइजेशन मतलब जो लाइट अपने पास सन से जो डायरेक्टली आती है वो ईएम वेव्स होती हैं। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट होते हैं। अपनी आई जो होती है दैट इज सेंसिटिव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा सेंसिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल न मान के ये सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर करें लाइट वेव, ईएम वेव इधर जा रही है तो इसकी वाइब्रेशन है तो चारों ओर डायरेक्शन, चारों ओर डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। लेकिन अपने को वेक्टर का पता है तो मैं इसको ऐसे करूँ कि सिर्फ इनमें वाइब्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ऐसे वाइब्रेशन है क्योंकि कुछ कंपोनेंट लेकर के ऐसे ले लिए और बाकी कंपोनेंट लेकर के इसको मैंने ऐसे ले लिए, तो देखो इसमें वाइब्रेशन ऐसे हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं, और ये वेव की डायरेक्शन है। इतना आपका पड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, अनपोलराइज लाइट ही है। तो अपने पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको अगर आपने देखा होगा कई बार गाड़ी वगैरह में वो बेचने आते हैं, हमने ग्लास के साथ जो लगाते हैं जिससे लाइट जो आती है वो चुभने वाली लाइट नहीं आती, मतलब वो पोलराइज होकर के आ रही है, तो उनको बोलते हैं पोलरॉइड्स। तो अगर पोलरॉइड्स क्या होते हैं इन पे दिमाग ना लगाएं, पोलरॉइड्स अगर लगा दिया जाए तो ये लाइट इसमें से जब गुजरेगी तो इसके और सारे वाइब्रेशन हट जाएंगे। ये वाले वाइब्रेशन मतलब सिंगल वाइब्रेशंस रह गए हैं। तो ये जो होती है दिस इज कंप्लीटली पोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट वाइब्रेशन चारों ओर, अगर सिंगल डायरेक्शन में बाकी सारे कंपोनेंट हटा दें, एक डायरेक्शन में ये भी पोलराइज है। अगर मैं कहूँ ऐसे तो वेव है, इसके ये वाले वाइब्रेशन भी हटा सकते हैं, कुछ पोलराइड ये होते हैं जो ये वाले वाइब्रेशन हट गए तो ये जो क्या हो गई, पोलराइज लाइट। ये भी क्या है, पोलराइज लाइट। लेकिन ऐसा कर दूं अगर मैं, लाइट तो ऐसे है, ये वाइब्रेशन भी है, ये वाइब्रेशन भी है, बीच में कहीं ऐसा लगा दिया इसमें ऐसा है, तो सर इसमें देखो पोलराइज तो हो रही थी ये, लेकिन कंप्लीटली पोलराइज नहीं हुई, तो ये है पार्शियली पोलराइज लाइट। हालांकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अपने सिलेबस में अनपोलराइज लाइट को पोलराइज बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है उस पर ध्यान देना है। तो अब सुने काम की बात। काम की बात ये है कि अपने पास जो पोलरॉइड्स हैं कुछ ऐसा काम करते हैं। अगर पोलरॉइड्स जैसा मैंने लगाया, ये पोलरॉइड्स लगा दिया है, ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है इसका प्लेन। यहां से जो लाइट थी, अनपोलराइज लाइट जो आ रही है, दिस इज अनपोलराइज लाइट। इसमें वाइब्रेशन अगर मैं ऐसे लगा दूं तो अनपोलराइज लाइट ये है, इट्स ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाइब्रेशंस है, दिस इज अनपोलराइज लाइट। इज इट क्लियर? इसमें आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी कितनी है, आई नोट है टोटल, याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हम। पहला पोलरॉइड्स लगाया हमने, इस पोलरॉइड को कैसे ही घुमा करके लगा दो, ये जो लाइट है इसको ये पोलराइज कर देगा, तो ये हो गई पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज। तो आप मेरे को बताइए, ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट हो गई, दैट इज ओके। इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, आई नोट। यहां इंटेंसिटी कितनी मिली, सर ये दो वाइब्रेशन थी, ये भी थे और ये भी थे, इसको ये खा गया तो एक ही तो वाइब्रेशन आया, दो में से एक आया तो आधी इंटेंसिटी ये खा गया। तो अपने पास ये आई नोट इंटेंसिटी थी, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी, आई नोट डिवाइडेड बाई 2, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही पोलराइज करते हैं, अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट बनती है, तो इसकी इंटेंसिटी की हाफ इंटेंसिटी यहां ऑब्टेन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद अगले जो अपने क्वेश्चंस आते हैं, मेलस ने क्या बताया, अगर यहाँ एक पोलरॉइड्स और लगा दें, मान लो मैंने ये पोलरॉइड्स कुछ ऐसा लगा दिया है बेटा, ये पोलरॉइड्स ये जानबूझ करके ऐसे तिरछा किया है, और ये जो है इन दोनों के प्लेन के बीच एंगल अगर थीटा दे दिया जाए, और ये जो इंटेंसिटी एक बार आई नोट बाई 2 ना लिख के इसको आई लिख देता हूँ, ये एंगल अगर थीटा है, पोलराइज लाइट में एक पोलरॉइड और दूसरे के बीच एंगल थीटा है, तो यहाँ आने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, मेलस ने बताया यहाँ की इंटेंसिटी जो आई थी, आई इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मेलस द्वारा बताया गया है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज मेलस लॉ। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया, यहां तक इसको हटा दूं अगर, तो मेलस लॉ का कोई रूल नहीं है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही दे देगा कि इसके परपेंडिकुलर पोलरॉइड रखा गया, कैसे ही रख दो सर,
अगर अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड बन रही है तो इंटेंसिटी उसकी हाफ हो जाती है, दैट इज आई नॉट डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर मैं इस पोलराइज लाइट के आगे एक पोलराइड्स और रख देता हूं, उनके बीच एंगल थीटा है, तो यहां जो इंटेंसिटी है उस इंटेंसिटी का कोस स्क्वायर थीटा कर दो, तो ये मेलस द्वारा है। क्वेश्चंस के थ्रू जैसे अगर मैं समझाऊं आपको, यहाँ इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 थी, इसकी वैल्यू आई की कितनी है, आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख दो, थीटा हमें दिया हुआ रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ इंटेंसिटी जीरो, बिकॉज कोस 90 इज जीरो। ये अगर एंगल अपने पास पाई बाई 3 हो जाए, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, तो कोस 60 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर है 1/4, तो ये बन जाएगा आई नोट डिवाइडेड बाई 8, जो एग्जाम में डायरेक्टली आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। मेलस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट करें, नोट कर लें जल्दी से। एंड इसका जो लास्ट पॉइंट है वो और मैं आपसे कवर कर लेता हूं। देखो, डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जोश डाउन नहीं करना है, हाउ द जोश वेरी हाई। तो देखिए, इसका एक जो है पोलराइज करने का लाइट का एक तरीका और है, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को बोला ही क्या जाता है, पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन किस तरह से करते हैं, देखिए। पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, याद क्या करना है, ये जो प्रोसेस अपने को बताई थी किसने, ब्रूस्टर नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। तो ब्रूस्टर लॉ बनाएंगे यहाँ पे। ब्रूस्टर लॉ में आप बस इतना याद रखें, देखो ये वाली लाइट है, ये कौन सी है, अनपोलराइज्ड लाइट, शायद सबको क्लियर दिख रहा है, ये ऐसे आ रही है ऐसे, तो कौन सी है, अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड लाइट जैसे ही सरफेस पे गिरी, तो सरफेस से इसका ये वाला पार्ट क्या हो गया, ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जो लाइट होती है उनमें रिफ्लेक्टेड लाइट, ध्यान से सुने, कौन सी लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, एक स्पेशल कंडीशन में मैं लिख देता हूं, जो अपने पास इसमें रिफ्लेक्टेड पार्ट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो क्या बन जाती है, कंप्लीटली पोलराइज। लेकिन हर कंडीशन में नहीं, आप बताएं जिनको पता है कब बनती है, बिल्कुल कंप्लीटली पोलराइज बनती है। कौन सी कंडीशन में, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन एंगल बिटवीन, एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, किस किस के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में भी पूछ सकता है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक का नाम क्या है, ब्रूस्टर्स लॉ, और यू कैन से पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। क्या है सर ये, कि जब कोई अनपोलराइज लाइट किसी भी सरफेस पे गिरती है, उसका कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है, तो एक स्पेशल कंडीशन आती है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। वो स्पेशल कंडीशन है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाना, मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जानी। उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज होती है, लेकिन रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली पोलराइज नहीं होती, दिस इज पार्शियली पोलराइज, लिखा हुआ है थ्योरी में, ये भी बन सकता है, एग्जाम में आया हुआ है यहाँ से भी क्वेश्चन। एंड इस केस में ब्रूस्टर में ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट्स है, इसको पोलराइजेशन एंगल बोलते हैं, या ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं। इसको आप रट के रखें, जब हम यहाँ स्नेल्स लॉ लगा करके वैल्यू निकालते हैं, तो टेन थीटा पी इक्वल टू इसकी वैल्यू म्यू के बराबर आती है। इसको नोट कर लें ढंग से। तो ये अपने पास वेव ऑप्टिक्स की कंप्लीट कंसेप्ट है। अब बातें आती हैं, इसके अपने को क्वेश्चंस करने हैं, तो आप रेडी हो जाएं, हम इसके अभी क्वेश्चंस बनाते हैं। करें स्टार्ट, रेडी फॉर वॉर्स।
यस सर। तो देखिए, अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में पहले मैं बात करता हूँ, बहुत ही सिंपल, मतलब जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है अच्छी खासी, आजकल के क्वेश्चन के लेवल ये है। पढ़ो जल्दी से एंड बताएं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली, ज़्यादा करके पीवाई क्यों है, एक दो क्वेश्चन है जो मेरे को लगे ऐसे बनने की और संभावनाएं हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूसेज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस करना है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ध्यान रखें। वेन फेज डिफरेंस बिटवीन देम, तो आपको याद रखना चाहिए सर कंस्ट्रक्टिव मतलब फाई की वैल्यू कितनी, 2n पाई। 2n पाई का मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इवन इंटीजर 8 पाई, इस तरह का। बोलो पाई पे क्या बनता है, डिस्ट्रक्टिव। पाई बाई टू पे तो अपने अकॉर्डिंग कुछ बनता ही नहीं है। 3/2 पाई पे कुछ नहीं, कौन सा ऑप्शन रह गया, 2 पाई। 2 पाई पे क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं, इंटरफेरेंस पे 2 पाई पे बना करता है फर्स्ट मैक्सिमा। आई थिंक क्लियर है बिल्कुल। तो देखो कितना सिंपल सा पार्ट है। और यहाँ पे अगर पूछ लेता फेज डिफरेंसेस के कोरिस्पॉन्डिंग क्या लेते हैं, लेमडा लेते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए रेडी। बताइए, for distinct interference pattern to be observed, necessary condition is that ratio of intensity of light emission by both the sources should be। क्या बोला, डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न है, डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी ऑब्जर्व्ड, नेसेसरी कंडीशन इज दैट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिशन बाय बोथ द सोर्सेज शुड बी। बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये, सोचें इसके बारे में और बताएं। ये वो क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता है एग्जाम में, बताएं जल्दी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फंसने वाला है। सिंपल क्या है इसमें, सिंपल ये है कि सर हमें पता है कंडीशन क्या है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, कि जो स्लिट्स हैं उनकी विड्थ सेम होनी चाहिए। अलग अलग ले लोगे कंडीशन फिर अलग अलग बन जाएगी। तो डिस्टिंक्ट पैटर्न के लिए इंटेंसिटी वहां सेम होनी चाहिए, तभी तो कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन मैच होती है। एग्जैक्ट कंडीशन तभी मैच होती है 1:1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट के रखें, समझ के रखें, पर याद रहे आपके, गलत ना हो जाए। सही है, आगे बढ़ें। अब थोड़ा हम पीवाई क्यूज पे चलते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आए हुए हैं, बनाए 2019 का क्वेश्चन है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, क्या लेमडा गिवन है, दिस इज लेमडा, was used, the angular length of the first minima formed on the screen placed away is 0.2 degree थीटा है, यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। what will be the angular width of first minima if entire experiment apparatus is immersed in water। भाई एंगुलर width ऑफ फर्स्ट मिनिमा हो, अगर हम बात करें वाइड एसी है, डबल स्लिट है, तो थीटा तो दोनों का सेम रहना है। थीटा होता क्या है, लेमडा डिवाइडेड बाई डी हुआ करता है। अब ये कह रहा है कि पहले वाला कितना है, 0.2 डिग्री है, और किसी भी वाटर या किसी एपरेटस में डुबो दिया गया है। जब भी कहीं डुबोएंगे लेमडा इन वाटर, तो अपने पास लेमडा कितना बन जाता है, लेमडा बाई म्यू। बाकी कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो क्या मेरे पास जो पहले वाला थीटा लेमडा बाई डी था, डिवाइडेड बाई म्यू कर दिया जाए। थीटा कितना है, 0.2 डिग्री है, म्यू कितना है, 4/3 है। 4/3 से 4 नीचे, 3 ऊपर चला गया, ये कितना बना अपने पास, 2 से गया, दिस इज 0.1। 0.3 डिवाइडेड बाई 2 की बात करें तो दिस इज 0.15 डिग्री। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है जो एक अलग ढंग से पूछा गया है। इज इट क्लियर? ओके, बढ़े आगे, देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बताइए, 2019 का ही क्वेश्चन है। In young double slit experiment, if there is no initial phase difference between the light from two slits, a point in the screen corresponding to fifth minimum has path difference। A point on the screen corresponding to fifth minima कहाँ बनता है डबल स्लिट में, फिफ्थ मिनिमा जैसे ही आता है आपके दिमाग में आना चाहिए डेल्टा फाई होता है। वैसे हमने पढ़ा है 2n-1 पाई, यस और नो, मिनिमा में
फिफ्थ की बात कर रहा है, एन को 5 रख दूं, कितना बना 10, 5 वाइज करें तो कितना, दिस इज 10 यानी 9 पाई। अब अगर कई बार डाउट होता है कि सर ऐसे ना करके हम ज़्यादा बेटर है इससे ही निकाल लेते, तो 2n-1 लेमडा बाई 2 ज़्यादा बेटर है। एन क्या है, फिफ्थ है, 10-1 दिस इज क्या 9 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है 9 लेमडा बाई 2? थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, सही है। तो फेज डिफरेंस पूछता तो 2n-1 पाई से जाते, एंड पार्ट डिफरेंस पूछा है, दैट्स वाई दिस इज 2n-1 लेमडा बाई 2। इज इट क्लियर? ओके, देखिए नेक्स्ट वन, हो जाए रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रेशियो ऑफ रिजोल्विंग पावर सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उस पर टाइम वेस्ट ना करें। ये मेरे पास दो क्वेश्चन रिजोल्विंग पावर के थे जो 2019 में आए हुए हैं, इस पे अपना दिमाग ना लगाएं। एक देखें, अगर अपने बात करें पोलराइड्स पे आ जाइए, पोलराइड्स पे नहीं, हाँ पोलराइड्स पे आ जाते हैं। देखो ये बनाइए, 2017 का क्वेश्चन है बेटाई। Two Polaroids P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. P1 और P2 हैं वो तो परपेंडिकुलर हैं, तो क्या मैं ऐसे लगा दूं, ये P1 है मान लो, ये P2 है, दोनों के बीच परपेंडिकुलर होने का मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अनपोलराइज लाइट जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नोट इज इंसिडेंट ऑन P1, ए थर्ड पोलरॉइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2। P3 कहाँ रखा गया, इन दोनों के बीच में रखा गया कहीं, दिस इज P3, लेकिन इस तरह से रखा गया है, P3 is kept in between the P1 and P2 such that its axis makes angle 45 डिग्री with that of P1। इन दोनों के बीच एंगल कितना, 45 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है तो क्या इन दोनों के बीच भी 45 डिग्री आ गया, हो गया आधा क्वेश्चन। तो अब ये अपने को पूछ रहा है यहाँ इंटेंसिटी आई नोट, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आई नोट है, पहला पोलराइड है, वहां से लाइट निकलती है तो कितनी बनती है, आई नोट डिवाइडेड बाई 2। भाई यहाँ तक तो मेलस लॉ का कोई रूल ही नहीं है। आई नोट, एक पोलराइड लगाया, आधी इंटेंसिटी खा गया, आई नोट डिवाइडेड बाई 2। आई नोट बाई 2 से यहाँ जो आएगी उसके लिए मेलस लॉ लगाता हूँ मैं, आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर 45 लगा दो, 45 इज 1/√2, स्क्वायर किया 1/2, एक 2 पहले से था, कितना बना, आई नोट बाई 4। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ इंटेंसिटी पूछी है इसने, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी आ गई अपने, आई नोट बाई 4। यहाँ कितनी बनती है, ये जो इंटेंसिटी है आई नोट बाई 4 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, दिस इज आई नोट बाई 4 एंड दिस इज 1/√2 का स्क्वायर किया अगेन 1/2, कितना बनना है, आई नोट डिवाइडेड बाई 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। तो आई थिंक क्लियर है सबको, दिस इज आई नोट बाई 8 इज द राइट आंसर। सेट करें, सिलेक्ट करें, 2017 का क्वेश्चन है बेटा। यस सोल्जर्स, ऑल क्लियर, फुली क्लियर, डन। और कल मैं कुछ बच्चों के कमेंट्स देख रहा था, मैसेज देख रहा था, कुछ बच्चों की सर नींद नहीं आती, कुछ डिप्रेशन में आ रहे हैं। बेटा ये नेगेटिव वर्ड जब तक यूज करोगे जीवन में नेगेटिविटी छाई रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहा करे। नींद नहीं आ रही है तो भी ये सोचना यस आ रही है, थोड़ी थोड़ी सही, थोड़ा वर्क किया करें, स्पोर्ट्स खेला करें, आधा घंटा कम से कम स्पोर्ट्स पे दें। कंप्लीटली स्क्रीन के सामने ऐसे अपने आप को एक मशीन ना बना ले, अभी तुम बच्चे हो, पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। नेगेटिव साइड को देखें ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखना है, ताकि चीजें आपको और बेहतरीन लगें जीवन में। चलो बढ़े आगे, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतनी मुश्किल नहीं है चीजें जितनी तुम सोच रहे हो। देखो एक थोड़ा ऐसा क्वेश्चन अगर करें तो क्या तुम बना दोगे, ये भी 2017 का ही है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन एयर एंड देन इन मीडियम ऑफ अदर देन एयर। पहले तो एयर में किया गया, अब किसी मीडियम में किया गया। इट इज फाउंड दैट 8 ब्राइट फ्रिंज इन मीडियम लाइज वेयर द 5th डार्क फ्रिंज लाई इन एयर। आप तो सिंपल ये रखें, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 5th, यहां आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कौन सा, इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट और 8th ब्राइट, ब्राइट मतलब मैक्सिमा, ये किसमें है, एयर में जो बनी, ये उसी जगह बन रही है जो 5th, कौन सी फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। 5th डार्क फ्रिंज कहाँ बनी, मीडियम में बनी। अब इस क्वेश्चन की मैंने आपको अभी तक कंसेप्ट नहीं करवाई थी, अभी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखो आया हुआ है। तो अपने को कहा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है।
देखो यार, यहाँ पे दिक्कत क्या रहती है, आपकी गलती क्या होती है, बेसिकली ये बताना चाहता है कि यहाँ से जो हमने डबल स्लिट पढ़ा है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आइडिया दे दूं कि ये सेंट्रल मैक्सिमा जहाँ भी बनेगा वहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला रहता है अपने पास, वाई। ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये y का फॉर्मूला आप लिख लें। y इक्वल टू होता है d इंटू डेल्टा एक्स, वही है, कुछ नया नहीं है। देखो जब बीटा लिख रहे थे तो क्या था, लेमडा डी डिवाइडेड बाई डी, डेल्टा एक्स को लेमडा ले लेते हैं तो वी नो दैट दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, ये लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, पाथ डिफरेंस। चलो मैं आपको थोड़ा सा ये आगे करवा दूँ, यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन करना है। यानी आपने क्या किया कि सर आपने फॉर्मूला बताया है y इक्वल टू डी डेल्टा एक्स बाई डी। किसी को डाउट है सर ये डेल्टा एक्स तो हमें पता है, डेल्टा एक्स स्टैंड्स फॉर, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बोर्ड लेवल पे इसका डेरिवेशन भी किया होगा, वहाँ भी आता है। तो याद रखने का तरीका वही है, सर आपका बताया हुआ है डी लेमडा बाई डी क्या होता है, बीटा होता है, यही क्या है, इसको डेल्टा एक्स लिख दो, बस पाथ डिफरेंस आपको निकालना आता है, डेल्टा एक्स का हमें पता है कब क्या बनता है। और ये वाई क्या है, इसको नहीं भूल जाना। सर वाई आपने बताया सेंट्रल मैक्सिमा से ये जहाँ पर भी पैटर्न मिल रहा है इसकी डिस्टेंस को वाई कहते हैं, दैट्स ऑल। इतना याद है तो ये क्वेश्चन हम बना देंगे। देखो किस तरह, अब आप बताइए, यहाँ पर लिखूं तो y सेम जगह बनता है तो d तो d ही रहेगा। एट्थ ब्राइट में डेल्टा x कितना लेना है, ब्राइट मतलब n लेमडा, एट्थ है तो 8 ही ले लूं, तो दिस इज 8 लेमडा, एयर है तो लेमडा ही ले लीजिए, डिवाइडेड बाई d, बोलो क्लियर, इक्वल टू मीडियम में फिफ्थ डार्क, तो फिफ्थ डार्क तो बाद में करते हैं बात, पहले बात करते हैं, ये d एज इट इज रहेगा, ये d एज इट इज रहेगा। ये बताइए फिफ्थ डार्क में डेल्टा x कितना लें, डार्क 2n-1 लेमडा बाई 2, 2n-1 लेमडा बाई 2 यही होता है। फिफ्थ डार्क n को 5 रखो, 5 टू 10-1 यानी 9 लेमडा बाई 2, तो मैं यहाँ लिख दूँ कि फिफ्थ डार्क में 9 लेमडा बाई 2 भी समझ में आ रहा है, लेकिन एक दिक्कत, सर लेमडा मीडियम में है तो लेमडा लेमडा नहीं रहता, लेमडा बाई म्यू रहता है। बस अब तो क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन बच गई है, तो यहाँ से करेंगे तो d बाई डी ये दोनों कैंसिल, लेमडा से लेमडा उड़ा दो। हमें पूछा क्या था, इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू ये है, इसको उधर ले जाइए, म्यू इक्वल टू 9/2 सही है, इंटू 8, इसको सोल्व कर लो, जो भी वैल्यू आई कितनी बनेगी, कुछ गड़बड़ किया शायद, क्योंकि म्यू अगर मैं इधर ले जाता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है लेमडा बाई 2, 9/2 से वैल्यू कितनी है कैलकुलेट करें आप लोग, यंग डबल स्लिट शायद, क्योंकि 1 से कम नहीं आना चाहिए, अपनी कैलकुलेशन कुछ गलत, एक्सपेरिमेंट में कह रहा है कि देन इन द मीडियम अदर देन एयर इट इज फाउंड दैट एट्थ ब्राइट फ्रिंज में हमने सही लिखा है, इन मीडियम लाइज वेयर द फिफ्थ डार्क फ्रिंज इन एयर। ओ यार क्या लिखा है, फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाइज इन द एयर, थोड़ा सा इसमें गलत ये कर दिया कि ये मीडियम में थी, देखो 8 फ्रिंज इन मीडियम, गलती बस ये है, थोड़ी सी गलती है, ये आपके एग्जाम में आपसे भी होती है, एयर की बजाय यहाँ क्या है, मीडियम है, और यहाँ क्या है, एयर है, तो और कोई नहीं, ये जो एयर इसमें तो लेमडा लेमडा ही लेना था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब ये जो डिवाइडेड बाई म्यू यहाँ लगाया है, ये डिवाइडेड बाई म्यू यहाँ लगाना था। तो यहाँ से सोल्व करें, कैलकुलेशन मिस्टेक है केवल, म्यू इक्वल टू, म्यू को इधर लिया, दिस इज 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, 16/9 अपने पास बनेगा, 1.16/9 में 6 7, तो दैट इज 1.5 समथिंग, 1.59 वाले ऑप्शन पे चले, तो दिस इज म्यू इक्वल टू 1.59 इज द राइट आंसर। आई थिंक बिल्कुल क्लियर है, यस और नो, यस सर डन, ये अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अपने नोट्स में डालने अच्छे से। थोड़ा अगर हम आगे बढ़ें एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आप लोग ज़्यादा फंसते हैं, देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टू स्लिट in Young's experiment have width in the ratio of 1:25, ratio of intensity of maxima and minima in interference pattern is, I max और I minimum का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, फाइंड करें आप, पहले से खुद ट्राई करें, ये शायद 2014 या 15 का क्वेश्चन है। आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मिनिमम हमें चाहिए, क्या मैं पहले फॉर्मूला ही लिख दूं तो शायद समझ जाओगे,
बोलो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या रहता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमम का फॉर्मूला था √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। सही है। इसको अब आपको पता है, इसने हमें ऊपर जो इंटेंसिटी दे रखी है, यंग एक्सपेरिमेंट हैव द विड्थ इन द रेशियो ऑफ, एंड यू नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन जब करवाया था विड्थ वाला क्वेश्चन, नहीं एक फॉर्मूला करवाया है, ये याद रखे। देखो विड्थ का रेशियो दे दिया है, फंस जाते हो क्वेश्चंस में। तो मैंने आपको अभी एक स्लाइड शेयर की थी जहां पर विड्थ का उसके साथ एक रिलेशन दिया था, बताओ क्या था, याद है तो? ये रहा सर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ है। तो आप कहेंगे सर ये कुछ नहीं, अपने को केवल और केवल इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ मैं अगर लिखता हूँ, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना, इससे आगे था सर, देखें ये वाला क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है सर, इसने विड्थ W1/W2 दी है, लेकिन यही तो होती है I1 डिवाइडेड बाई I2, और ये वैल्यू है कितनी, दैट इज 1:25। वैल्यू रख दीजिए यहाँ सिंपल। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशान होने की नीड है ही नहीं। डायरेक्टली अगर मैं कहूँ I1/I2 से, आप अगर डायरेक्टली भी लेते हैं इसमें तो कंपेंडो डिविडेंडो रूल्स लगाते हैं। तो एक तरीका तो सीधा सा यही है, 1/25 है, तो इसको मैं कह सकता हूँ, देखो I2/I1 अगर उल्टा कर लूँ तो दिस इज 1 प्लस 25 यानी 5, अंडर रूट ले रहा हूँ। अब आप ये शॉर्ट में नहीं वैसे करके देख सकते हो, ये अपने पास बन जाएगा 1 माइनस 5, कितना बना, इसका होल स्क्वायर। ऊपर कितना बनना है 6, नीचे कितना बनना है 4, इसका होल स्क्वायर। ये कितना 3, ये कितना 2, दिस इज 9:4 इज द राइट आंसर। ये जो मैंने किए ये काम आप कैलकुलेशन से करके देख ली। अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आई बात, कैलकुलेशन करके खुद से देखें, दैट इज द राइट प्रोसेस। यस और नो? ओके सर, डन, बना देंगे। थोड़ा आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट वन। हाँ ज़्यादा तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं सर, हम आसानी से बना देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बनाएं जल्दी। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बीम ऑफ लाइट लेमडा इक्वल टू 600 नैनोमीटर है। ये कितना दिया हुआ है, 600 नैनोमीटर, जिनको नहीं दिख रहा, फ्रॉम ए डिस्टेंस शॉर फॉल ऑन द सिंगल स्लिट है 1 mm वाइड, यानी ये ए की वैल्यू है, ये तो लेमडा था, और 1 mm वाइड, ये क्या है, ए की वैल्यू है। विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट गिवन है, एंड रिजल्टेंट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन स्क्रीन 2 मीटर अवे। 2 मीटर क्या है, दिस इज कैपिटल डी है। द डिस्टेंस बिटवीन, बताना है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन ईदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज। डिस्टेंस किसके बीच में बतानी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी क्वेश्चन में हमें ये पूछना चाह रहा है दो कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। क्या मैं इसको ऐसे कहना चाहूँ कि अगर सिंगल स्लिट है सर, सिंगल स्लिट में ये केस बनता है, ये क्या है अपने पास, सेंट्रल मैक्सिमा, ये क्या होता है, फर्स्ट मिनिमा, ये क्या होता है, फर्स्ट मिनिमा, यस और नो, और ये क्या रहता है अपने पास, अब बनता है फर्स्ट मैक्सिमा, ये भी क्या बनता है, फर्स्ट मैक्सिमा। इसने हमें डिस्टेंस किसकी पूछी है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन ईदर साइड। बोलो फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज ये है, क्या बेसिकली ये सेंट्रल मैक्सिमा की ही डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, और सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ कितना होता है, 2 बीटा। क्या बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, 2 लेमडा डी डिवाइडेड बाई ए, वैल्यूज रख दीजिए। 2 इंटू लेमडा कितना, 600 इंटू 10⁻⁻9, क्योंकि नैनोमीटर है। कैपिटल डी कितना है, 2 है, 2 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1 mm, 1 mm इंटू 1 इंटू 10⁻⁻3। सोल्व कर लें इसको, 10⁻⁻3 यहाँ ऊपर जाती है, दिस इज 10⁻⁻6, 2 इंटू 2 4 6 यानी 24 इंटू 10⁻⁻6, ये दो भी अगर हटा दें तो 10⁻⁻4, तो अपने पास बन रहा है 24 इंटू 10⁻⁻4 को क्या हम लिखना चाहें तो 2.4 mm लिखा जा सकता है। दिस इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में, स्पेशली YDSE सिंगल स्लिट के क्वेश्चंस में, यू टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैलकुलेशंस।
यस, इज इट क्लियर? ओके सर, डन। बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन पे देखिए। ठीक है, थके तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर। ना तू रुकेगा ना तू थकेगा, कर शपथ विजय पथ। चलते रहना है जीवन में, चलते रहने का ही नाम जिंदगी है। किसी महान शख्स ने कहा है कि जीवन में चलना बंद यानी स्ट्रगल खत्म तो जिंदगी खत्म। तो जो स्ट्रगल है उसी को जीवन समझे आप, उससे घबराएं नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता। यस और नो? आग हो तुम, आग। यस और नो? जला के भस्म कर उसे, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे इस वजूद की हिंदुस्तान को भी तलाश है। जीवन में चलते रहना है। एंड लास्ट एंड फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट पेइंग एनीथिंग फ्रॉम यू गाइज, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड शायद जो अपना ऑफलाइन गोपालपुरा बाईपास जयपुर में चल रहा है उससे रिलेटेड भी अब उसको कहीं शिफ्टिंग, एक दो ब्रांचेज की प्लानिंग चल रही है, तो वहाँ पर अभी अपना और कंटिन्यू नहीं है। तो कोई भी बच्चा अगर मेरे नाम पे कोई ऐसा यूज किया जाए तो उनके झांसे में ना आए। यस और नो? एंड जब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ आपको यहाँ मिल रही है तो मेरी तरफ से जो आपको फीस चार्ज की जानी चाहिए वो है शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर तो आपने कर ही रखा है, सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आई नीड सब्सक्राइबर्स टू ग्रो माई ऑनलाइन टीचिंग जर्नी। और केवल ग्रो केवल इसलिए नहीं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो नीड है जिनको, उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, वो उनको कोई गलत डायरेक्शन ना मिले। क्योंकि आजकल कोई भी किसी तरह का टीचिंग मटेरियल लेकर के बच्चों को भ्रमित कर रहा है, तो अपने आप को भ्रमित ना करें, राइट डायरेक्शन में चलें। रॉन्ग डायरेक्शन है उससे थोड़ा साइड रहें, क्योंकि सोशल मीडिया में आपको कब क्या मिल जाता है, कब आप उसके चपेट में आ जाते हैं, कब आप अपने 2 साल 1 साल खराब कर देते हैं, कब आप अपना पैसा भी खराब कर देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि यार यहाँ सही गाइडेंस मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो सही गाइडेंस के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कनेक्टेड रहें अपने VCA कोटा चैनल से। टेस्ट सीरीज के लिए ज़रूरत है, testseries.vcakota.com पे जाएं। इसके अलावा अपना जो ऐप है VCA कोटा, डाउनलोड करके रखें उसको। उसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी से, अभी कुछ ज़्यादा कुछ डाला नहीं है, जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ नई चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर सकूँ। एंड आप सेशन के लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है। फिर फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स आपके जो आने वाले छोटे भाई बहन हैं, आपके जो दोस्त हैं जो आपसे पीछे 12th में 11th में हैं, उन लोगों के लिए मैं ज़रूर कोई ना कोई एक विद इन रेंज, जिससे कि हाँ मेरी जो टीम है उसको भी हाँ मेरे को सैलरी देनी होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज स्टार्ट करें। लेकिन आप अपनी तैयारी में लगे रहें, नीट के जो पैटर्न जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, ज़्यादा भ्रमित ना हो। केवल और केवल नीट ने जो चेंज किया है वो 45 क्वेश्चंस फिक्स कर दिए हैं हर सब्जेक्ट में, मतलब आपको कोई भी ऑप्शनल नहीं मिलेगा, ऑप्शनल पार्ट इज कंप्लीटली रिमूव्ड। जो भी है सारा पार्ट आपको कंपलसरी है, 45 से 45 ही करने हैं। तो वो चीज़ है, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन भी शायद आ जाएगा। बी रेडी फॉर दैट, आप अपनी प्रिपरेशन रेडी रखें, बार बार रिवाइज करें एंड ट्राई टू सोल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सही है, आई थिंक आज के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा लेंदी होना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके सेल्फ स्टडी का टाइम है। मेरे लिए इतना ही रहता है कि आपको वो कंसेप्ट दे दूं जिससे कि आपका कंप्लीट रिवाइज हो सके चीज़ों का। आप इसके PY की सोल्व कर लें, आपके पास जो कंटेंट पहले सोल्व किया हुआ उसको फिर से सोल्व कर लें। फिर भी किसी तरह की कोई परेशानी आती है कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। डन। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।